पेशे खिदमत है कहानी जालिम शहजादा और पत्थर की शहजादी। प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था अलमास। अलमास आवारा, बेरहम और जिद्दी शहजादा था। इत्तेफाक से बादशाह मरीजुल मौत में मुब्तला हो गया। कुछ अरसा बीमार रहने के बाद उसका इंतकाल हो गया। बादशाह की मौत के बाद वह तख्त नशीन हुआ। सभी वजीरों ने आपस में मशवरा करने के बाद यह कहा कि अगर अलमास ने रियाया के साथ नाइंसाफी का बर्ताव किया तो सब वजीर उससे अलहदा हो जाएंगे। वजीर आजम हुमायूं अगरचे नौजवान था, लेकिन बहुत ही होशियार, अक्लमंद और दूरअंदेश था। उसने बूढ़े और तजुर्बाकार वजीर से कहा, आप लोग बादशाह से हुकूमत से अलहदा होने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए और अपनी अक्लमंदी से अलमास को सीधे और सच्चे रास्ते पर ले आइए। चूंकि आप लोगों के अलहदा होने के बाद वह नए वजीर मुकर्रर करेगा और वह सब उसी के इशारे पर चलेंगे। फिर रियाया हरगिज खुशहाल ना रह सकेगी। ये सारी बातें वजीरों की समझ में आ गई और उन्होंने हुकूमत से अलग होने का ख्याल दिल से निकाल दिया। दूसरे दिन बादशाह अलमास ने वजीर से कहा, हम अपना खजाना देखना चाहते हैं, लिहाजा हमें इसी वक्त साथ लेकर चलो। वजीर को भला क्या इनकार होता। वो अलमास को तहखाने में ले गए। यहाँ 7 कमरे थे और हर कमरे के दरवाजे में ताला पड़ा हुआ था। पहला दरवाजा छोड़कर जब वजीर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो अलमास ने कहा, इस पहले कमरे को क्यों छोड़ दिया वजीर? आजम हुमायूं ने अर्ज की, जहां पनाह इस कमरे को छोड़ ही दीजिए, इसमें कोई खास चीज नहीं है। अलमास बोला, अगर इसमें कोई खास चीज नहीं है तो इसके देखने में हर्ज भी क्या है? हुमायूं ने कहा, जहां पनाह अगर इस कमरे में खजाना होता तो यह गुलाम उसे जरूर दिखाता। अलमास ने गुस्से में आकर कहा, यह अजब बात है कि इसमें कुछ है भी नहीं और उसे खोलते भी नहीं। मेरा हुक्म है कि इसे खोलो, मैं इसे देखने के बाद आगे चलूंगा। उन्होंने हाथ बांधकर अदब से अर्ज की, जहां पनाह आपके वालिद साहब की वसीयत है कि इस कमरे को उस वक्त तक ना खोला जाए जब तक आपकी उम्र 40 साल की ना हो जाए, लिहाजा आप इसे ना खुलवाए। अलमास ने फर्श पर पांव मारते हुए कहा, हम इस वसीयत पर हरगिज अमल नहीं करेंगे। इस कमरे को फौरन खोला जाए। वजीर आजम ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए और कमरे का मजबूत ताला खुलवा दिया। अलमास कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि फर्श पर निहायत खुश रंग और खूबसूरत कालीन बिछे हुए हैं। चारों तरफ हल्के नीले रंग के रेशमी पर्दे लटके हुए हैं और दरमियान में संगे मरमर का एक बुत खड़ा हुआ है। अलमास ने बुत के सामने खड़े होकर उसे देखा तो देखता ही रह गया। हुमायूं बोला, तशरीफ ले चलिए जहां पनाह, यह तो एक मामूली बूत है, इसे देखने से क्या हासिल होगा? अलमास ने कहा, यह किस औरत का बूत है? हुमायूं बोला, यह रियासत मेहराबाद की शहजादी का बुत है, आलम पनाह। अलमास ने कहा, बेहद हसीन और जमील औरत है। क्या तुम्हें मालूम है कि वालिद साहब ने यह बुत क्यों बनवाया था? उसने अर्ज की, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ। वह इस शहजादी को अपनी मलका बनाना चाहते थे, लेकिन यह शहजादी एक जबरदस्त जादूगरनी भी है, इसलिए वह इनके कब्जे में ना आ सकी। आखिर उन्होंने इसका बुत बनवाकर यहाँ रख लिया था और दिन में 2 बार उसे देखा करते थे। अलमास कहने लगा, क्या यह शहजादी हमें नहीं मिल सकती? हुमायूं बोला, इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, चूंकि अब तक सैकड़ों नौजवान, जिनमें शहजादे और बादशाह भी शामिल थे, उसके पास पहुंचे, मगर उनमें से एक भी वापस लौटकर नहीं आया। अलमास कहने लगा, क्या तुम भी उसके पास नहीं जा सकते? हुमायूं ने जवाब दिया, वहां जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वापस आना नामुमकिन है, चूंकि नहीं मालूम कि वहां जाने वालों को कत्ल कर देती है या जादू के अमल से उन्हें गुलाम बना लेती है। अलमास ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम आज ही रवाना हो जाओ, हम 1 हफ्ते तक तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। अगर 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी तुम ना आए तो हम अपनी फौज लेकर रियासत मेहराबाद पर हमला कर देंगे और तुमको आजाद करा लेंगे। हुमायूं ने कहा, अगर उसने मुझ पर जादू कर दिया तो क्या होगा? अलमास बोला, हमारे सलाहकारों में से मिर्जा अंगूरी को साथ ले जाओ, उन्हें जादू का तोड़ आता है। हुमायूं ने चौंक कर कहा, मगर आलम पनाह, मिर्जा साहब तो अफीमी हैं, उन्हें साथ ले जाने से क्या फायदा? अलमास बोला, नहीं नहीं, वह तुम्हारी मदद करेंगे, उन्हें जरूर साथ ले जाओ। गर्ज बादशाह खजाना देखने की बजाय वापस आ गया और वजीर आजम हुमायूं और मिर्जा अंगूरी को अपने साथ हाथी पर सवार करके मेहराबाद की जानिब रवाना कर दिया। महाबत की जगह वजीर आजम खुद बैठ गया और मिर्जा अंगूरी हौदस बैठ गए। दोनों हाथी को दौड़ाते हुए सहरा और जंगलों में से गुजरते हुए चले जा रहे थे। मिर्जा अंगूरी तो हौदस में लेट गए थे, लेकिन हुमायूं होशियारी से बैठा हुआ था। 3 रोज का सफर तय करने के बाद वो रियासत मेहराबाद के दरवाजे पर पहुंच गए। पहरेदार ने उनसे रियासत में दाखिल होने का मकसद दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, हम शहजादी साहिबा से मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। पहरेदार ने हुमायूं से कहा, नौजवान, शहजादी साहिबा से मिलोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे।
मिर्जा अंगूरी बोले, क्या कहां हम, और जान गवा बैठेंगे नादान। हमें देखकर तो मौत का फरिश्ता भी आंखें बंद कर लेता है। पहरेदार ने कहा, अगर यह बात है तो शौक से चले जाइए और शहजादी साहिबा के महल के दरवाजे पर रखे हुए नक्कारे को बजाइए। दोनों अपने हाथी को लिए हुए महल के दरवाजे पर पहुंचे। फिर हुमायूं ने नीचे उतरकर चोब उठाई और नक्कारे को जोर जोर से बजाया। उसकी आवाज सुनकर 7 कनीजें दौड़ती हुई आई और अदब से सलाम करके कहने लगी, चलिए हुजूर, शहजादी साहिबा आपका इंतजार फरमा रही है। कनीज को देखकर मिर्जा अंगूरी भी नीचे उतर आए और वजीर आजम हुमायूं के हमराह शहजादी मेहर के पास गए। उन्होंने देखा कि वह मरमर के बुत से कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। सुर्ख और सफेद चेहरा, बड़ी बड़ी नरगिसी आंखें, सिवा नाक, पतले पतले गुलाबी होंठ, लंबे लंबे स्याह बाल। शहजादी मेहरुन्निसा ने अपनी प्यारी और सुरीली आवाज में कहा, क्या आप लोग मुझे देखने आए हैं या मुझसे ब्याह करने का इरादा रखते हैं? हुमायूं ने कहा, ब्याह करने के ख्याल से हाजिर हुआ हूं। शहजादी कहने लगी, मेरे 5 सवाल हैं। अगर आपने इन 5 सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं आपसे ब्याह कर लूंगी, लेकिन अगर आपने एक सवाल का भी जवाब ना दिया तो आपकी गर्दन कटवाकर दरख्त पर लटकवा दूंगी। वो देखिए, सामने दरख्त पर। दोनों ने गर्दन उठाकर देखा तो एक ऊंचे दरख्त पर बेशुमार सर लटक रहे थे। मिर्जा अंगूरी बोले, अम्मा, हुमायूं क्या देख रहे हो? तुम्हारा सर भी इन्हीं में नजर आएगा। हुमायूं ने कहा, खामोश रहो। फिर शहजादी ने कहा, और जो शख्स 2-3 सवालों के जवाब सही और बाकी के जवाब गलत बताए तो उसे मैं जादू के अमल से जानवर बना देती हूँ। वह देखो, सामने वो तोता, मैना बुलबुल, हुदहुद कौवा, उल्लू उकाब गिद्ध, और इधर देखो, यह गधा कुत्ता नील, गाय हिरण गीदड़, भेड़िया लोमड़ी और यह चीता। यह सब असल में इंसान है, लेकिन जवाब ना देने की वजह से जानवर बने हुए हैं। अब फरमाइए क्या इरादा है? हुमायूं ने जवाब दिया, मैं आपके 5 सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शहजादी शाबाश कहते हुए बोली, आइए पहले नाश्ता कर लीजिए। मिर्जा अंगूरी ने कहा, नहीं शहजादी साहिबा, यह हरगिज नहीं होगा। हमारा तजुर्बा है कि ऐसे मौके पर कुछ ऐसी चीज खिला दी जाती है कि इंसान अपनी अक्ल खो बैठता है। लिहाजा पहले अपने सवालों के जवाब ले लीजिए। शहजादी मिर्जा जी की बात पर कहकहा मारकर हंस पड़ी। फिर कहने लगी, बहुत बेहतर है, चलिए सामने बारादरी में बैठकर मेरे सवालों के जवाब दीजिए। यह कहकर उसने ताली बजाई। उसी वक्त बहुत सी कनीज हाजिर हो गई। शहजादी ने उनसे कहा, सामने बारादरी में हमारे बैठने का बंदोबस्त करो। कनीज ने फौरन ही कालीन फर्श पर बिछा दिए और एक सफेद मसनद पर तकिए रख दिए। फिर शहजादी उस मसनद पर बैठ गई और हुमायूं मिर्जा अंगूरी के साथ नीचे कालीन पर बैठ गया और कनीज चारों तरफ खड़ी होकर मोर पंखों से हवा करने लगी। शहजादी मेहरुन्निसा ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि एक दरख्त ऐसा है जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है। उसके पत्ते एक तरफ के काले और दूसरी तरफ के सफेद हैं। वो दरख्त साल भर में एक मर्तबा मर जाता है, मगर फौरन ही जिंदा हो जाता है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? मिर्जा अंगूरी ने हुमायूं के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, वो दरख्त गधा हो सकता है, चूंकि उसकी पीठ गहरे रंग की होती है और नीचे से पेट सफेद होता है। हुमायूं ने तेवरी चढ़ाते हुए आहिस्ता से कहा, क्या नशे में हो? कहीं गधा 1 साल के बाद मरता है और फिर फौरन ही जिंदा हो जाता है। मिर्जा अंगूरी कहने लगे, जिस वक्त एक गधा मरता होगा उसी वक्त दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में एक गधा पैदा भी तो जरूर होता होगा। शहजादी मेहरुन्निसा ने दोनों को बातें करते देखा तो उसने कहा, मिर्जा अंगूरी, आप इनको मशवरा ना दें, वरना आपको गीदड़ बनाकर किस पिंजरे में बंद कर दूंगी। मिर्जा अंगूरी अपनी टोपी को सीधा करते हुए बोले, हम और गीदड़, तौबा तौबा जनाब, हम शेर बब्बर से कम नहीं। उसकी तरह हम दूसरे जानवरों पर बहादुरी से हमला करते हैं, लिहाजा हमें गीदड़ बनाकर हमारी इज्जत खाक में ना मिलाइए। शहजादी उनका दिलचस्प जवाब सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर हुमायूं ने अर्ज की, शहजादी साहिबा अपने सवाल का जवाब सुनिए। इस दरख्त का नाम है साल, जिसके एक तरफ के पत्ते सफेद हैं, वो दिन है और काले पत्ते रात हैं। दरख्त का मर जाना साल का खत्म हो जाना है और मरकर फौरन जिंदा हो जाना नए साल का पहला दिन है। शहजादी जवाब सुनकर बहुत खुश हुई। फिर कहने लगी, अब दूसरा सवाल सुनो। एक समंदर है जो सारी दुनिया को यहां तक कि हिमालय पहाड़ को भी, जबकि एक देव है जिसका ना मुंह है, ना हाथ और ना पैर हैं, वह उसे आन की आन में पी जाता है। बताओ वह दर क्या है और वह देव कौन है? मिर्जा अंगूरी अपनी छोटी सी नोकदरा दाढ़ी को उंगलियों से कुरेदते हुए कहने लगे, अब खैर नहीं वजीर साहब, अब तो इसी में भलाई है कि पिंजरा तलाश कर लो। शहजादी बोली, आप खामोश रहे मिर्जा साहब। हुमायूं ने थोड़ी देर गौर किया, फिर मुस्कुराकर बोला, वो समंदर ओस यानी शबनम है। सुबह के वक्त सारी दुनिया उसमें डूबी हुई होती है और उसे पीने वाला देव सूरज है, जिसका नाम मुंह है ना,
हाथ और न पैर हैं, लेकिन फिर भी वह पी जाता है। शाबाश, शहजादी बोली। तीसरा सवाल यह है कि मेरी 3 बहनें हैं और 19 कनीज हैं। मैं चाहती हूं कि आधी कनीज बड़ी बहन शहनाज को मिल जाए, बाकी आधे हिस्से में से निस्फ कनीज मंजुली बहन मुमताज को मिले और कुल कनीज का 5वां हिस्सा छोटी बहन मुमताज को मिल जाए, मगर यह ख्याल रहे कि किसी कनीज के टुकड़े भी ना हो और किसी बहन को कम या ज्यादा भी ना मिले। मिर्जा अंगूरी बोले, सवाल बिल्कुल गलत है। 19 का आधा, लिहाजा एक कनीज को तो जरूर काटना पड़ेगा, और अगर नहीं काटा गया तो सवाल सही नहीं हो सकता। शहजादी ने कहा, कटी हुई कनीज को बड़ी बहन लेकर क्या करेगी, यह भी तो सोच लो। मिर्जा अंगूरी ने अफीम की एक गोली दांतों में दबाते हुए कहा, हिसाब के मुताबिक जो होगा करना पड़ेगा। हुमायूं बोला, खामोश रहो मिर्जा साहब, मैंने इस सवाल को हल कर लिया है। सुनिए शहजादी साहिबा, अपनी 19 कनीज में से एक मेरी कनीज शामिल कीजिए। अब आपके पास 20 कनीज हो गई। उनकी निस्फ यानी 10 कनीज तो बड़ी बहन शहनाज को दे दीजिए, बाकी आधे हिस्से में से निस्फ यानी 5 मंजुली बहन मुमताज को दे दीजिए। अब कुल कनीज की तादाद का 5वां हिस्सा यानी 20 का 5वां हिस्सा 4 है, मतलब है कि 4 छोटी बहन मुमताज को दे दीजिए। लीजिए, तकसीम हो गई। अब देखिए, 10 और 5 15 और 15 और 4 19। इस जवाब को सुनकर शहजादी सोचने लगी कि यह नौजवान बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद है। अगर इसने बाकी 2 सवालों के जवाब भी दे दिए तो क्या होगा। वैसी ही बातें सोच रही थी कि हुमायूं ने कहा, चौथा सवाल बयान कीजिए। शहजादी ने चौंक कर कहा, देखिए, हमने ऐसी रानी आग लगे तो बरस से पानी और एक ऊंचा सा पहाड़ जिस पर एक कलियों की बाहर माली तोड़ ना सके, मालन गूंद ना सके। मिर्जा अंगूरी इस सवाल को सुनते ही घुटनों में सर देकर बैठ गए, लेकिन वजीर आजम हुमायूं, जो बहुत ही होशियार और काबिल शख्स था, मुस्कुराते हुए बोला, सुनिए मोमबत्ती, वो रानी है जिसे आग लगते ही पानी बरसने लगता है, और ऊंचा सा पहाड़ आसमान है और कलियां तारे हैं। उन कलियों को माली तोड़ ना सके और मालन गूंद ना सके। शहजादी मेहरुन्निसा अपने चौथे सवाल का सही जवाब सुनते ही पसीने में भीग गई और दिल ही दिल में कहने लगी, अब क्या होगा। सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह गया है। अगर इसने उसका भी जवाब दे दिया तो मुझे इससे ब्याह करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मेरी आजादी मुझसे छिन जाएगी। अब मुझे ऐसा सवाल करना चाहिए कि यह कयामत तक उसका जवाब ना दे सके। ये सोचकर उसने कहा, मेरा 5वां और आखिरी सवाल यह है कि कौवा काना तीली लूला बनिया बहरा, इससे पहले और बाद में क्या है और इसका किस्सा क्या है। वजीर आजम हुमायूं इस अजीब सवाल को सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, यह तो ऐसी बात है कि इस पर सोचना समझना बिल्कुल बेकार है। फिर उसकी निगाह उन पिंजर की तरफ उठ गई जिनमें सैकड़ों जानवर बंद थे, और वह दिल में कहने लगा, कुछ देर के बाद मैं भी जानवर बना दिया जाऊंगा। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। मिर्जा अंगूरी भी किसी गहरी सोच में थे कि अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया और उन्होंने हुमायूं के कान में एक बात कही, जिसे सुनकर वह मुस्कुरा दिया और शहजादी मेहरुन्निसा से कहने लगा, आपके सवाल का जवाब अर्ज है, सुनिए। एक थी चूहिया, उसे जो शौक हुआ तो उसने कणबंधे को बुला के अपनी नाक छिदवाली नाक में खून निकलने लगा तो वह भागी भागी नदी पर गई। नदी पर जो नाक धोने बैठी तो नाक में से इतना खून निकला कि नदी का पानी सुर्ख हो गया। नदी पे आया एक बैल पानी पीने। वह नदी से कहने लगा कि बी नदी, मैं अभी यहां से पानी पीकर गया था, तब तो तुम्हारा पानी सफेद था, अब लाल हो गया। उसने कहा, कुछ ना पूछ। बैल ने कहा, नहीं, कुछ तो जरूर बताओ। नदी कहने लगी, भी चूहिया की छिदल का पानी लाल हुआ। बैल के सींग झड़ बैल, बेचारे के सींग जो थे सो झड़ गए। बैल गया एक बड़े से दरख्त के पास। दरख्त ने कहा, बैल बैल, अभी तो तू मेरे पत्ते खाने आया था, तेरे सींग मौजूद थे, ऐसी जल्दी तेरे सींग क्या हुआ। उसने कहा, कुछ ना पूछ कि नहीं, कुछ तो बता। बैल ने कहा, बी चूहिया की छिदी नाक, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़बड़ के झड़बड़ की पतझड़ी हो गई। उस परे आके एक कौवा बैठा था। वह कहने लगा, बढ़ बढ़, अभी तो मैं तेरे ऊपर आकर बैठा था, तेरे सब पत्ते मौजूद थे, ऐसी जल्दी तेरे पत्ते क्या हुए। उसने कहा, कुछ न पूछ कि नहीं, कुछ तो जरूर बता। कहां भी चूहिया की छिदी नाक, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़बड़ के झड़ कौवा काना। कौवा बेचारा जो था सो काना हो गया। कौवा गया तेली के पास। तेली ने कहा, कौवे कौवे, अभी तो तू आया था, तेरी दोनों आंखें मौजूद थीं, अब ऐसी जल्दी तेरी आंख जाती रही, कहां कुछ न पूछ। उसने कहा, कुछ तो जरूर बता। कहां भी चूहिया की छिदी नाक, नदी का पानी लाल हुआ, बैल की सींग झड़बड़ के पत्ते, झड़ कौवा काना, तेली लूला। तेली बेचारा लूला हो गया। तेली गया बनिए के पास। बनिए ने कहा कि तेली तेली, अभी तो तू मेरे पास तेल लेकर आया था,
तेरी दोनों टांगे मौजूद थीं, अब ऐसी जल्दी तू लूला क्यों कर हो गया? तेली ने कहा, कुछ ना पूछ की नहीं, कुछ तो जरूर बता। उसने कहा कि बी चूहिया की छिदी, नाक नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़ बढ़ के पथ झड़ कौवा, काना तेली लूला बनिया बेचारा बहरा हो गया। उसके यहाँ एक अमीर की लौंडी सौदा लेने आई। वह कहने लगी कि बनिए दाल दे। बनिया बोला, गुड़ दूध। उसने कहा, नहीं दाल दे। कहने लगा, चावल दूध। लौंडी चिल्ला के बोली कि बनिए, अभी तो मैं तेरे यहाँ चीनी लेने आई थी, तब तो तू खासा सुनता था, अब ऐसी जल्दी तू बहरा क्यों कर हो गया? बनिए ने कहा, कुछ ना पूछ। लौंडी बोली, कुछ तो जरूर बता। कहाँ के भी चूहिया की छिदी नाक, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़ बढ़ के पथ झड़ कौवा, काना तेली लूला बनिया बहरा। लौंडी हंसी। लौंडी जो थी वह हंसते हंसते लौट होने लगी गई। बीवी के पास उन्होंने कहा कि अरे कम वक्त, अभी तो तू भली चंगी थी, अब तुझे हंसी क्यों लग गई? कहने लगी, कुछ ना पूछ के, कुछ तो बता। कहाँ भी चूहिया की छिदी, नाक नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़ बढ़ के पथ झड़ कौवा, काना तेली लूला बनिया बहरा। लौंडी हंसी, बीवी कूदी। बीवी कूदने लग गई। शहजादी मेहरून निसा अपने सवाल का लंबा चौड़ा लेकिन बिल्कुल सही जवाब सुनते ही हुमायूं को निगाह जमाकर इस तरह देखने लगी जैसे वह चलती फिरती शहजादी नहीं बल्कि संगे मरमर की बेजान मूर्ति है। उसके साथ साथ कनीज भी हैरान थी। हुमायूं ने खड़े होते हुए कहा, फरमाइए शहजादी साहिबा, अब क्या हुक्म है? शहजादी दबी जबान में बोली, अब मैं आपकी कनीज हूं, चूंकि आपने मेरे 5 सवालों के जवाब देकर मुझे जीत लिया है। आपको मुबारक हो कि हजारों आदमियों में सिर्फ एक आप ही ने मुझे मात दी है। हुमायूं ने कहा, मगर शहजादी साहिबा, मैंने आपको अपने लिए नहीं बल्कि अपने बादशाह अलमास के लिए हासिल किया है। अब आप उनकी मलका बनकर रहेंगी। शहजादी बोली, हरगिज नहीं, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, इसलिए आप ही मुझसे ब्याह कर सकते हैं। अगर बादशाह मेरे सवालों के जवाब देता तो वह ब्याह करता, फिर किसी दूसरे को हक ना होता। हुमायूं ने कहा, शायद आपको मालूम नहीं कि हातम बिन तय जो हातम ताई के नाम से मशहूर है, उसने हुस्न बानो के 7 सवाल हल किए थे, लेकिन उससे शादी ख्वारज़म के शहजादा मुनीर शामी ने की थी, हातिम ने नहीं। शहजादी बोली, आप दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हातिम ताई ने हुस्न बानो से पहले इजाजत हासिल कर ली थी कि अगर मैं 7 सवाल हल कर दूं तो क्या आप मुनीर शामी से शादी कर लेंगी? हुस्न बानो ने इकरार कर लिया तो हातिम ताई ने उसके सवाल हल कर दिए थे, मगर आपने तो मुझसे इजाजत हासिल नहीं की थी। हुमायूं ने कहा, मगर मैं बादशाह से वादा करके आया था कि आपके लिए शहजादी मेहरून निसा को लेकर आऊंगा, इसलिए मैं शादी करके अपने कौल से नहीं फिर सकता। मेहरून निसा बोली, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मिर्जा अंगूरी जो खामोशी से दोनों की बातें सुन रहे थे कहने लगे, शहजादी साहिबा, इन्हें तो यूं भी आपसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आपका दिल इंसान की हमदर्दी से खाली है। सैकड़ों को आपने कत्ल कर दिया और सैकड़ों को इंसान से जानवर बनाकर पिंजर में बंद कर दिया। मेहरून निसा ने कहा, अगर तुम्हारा यह ख्याल है तो मैं इन सबको दोबारा इंसान बनाकर आजाद कर देती हूं। हुमायूं बोला, अगर आपने उन्हें आजाद कर दिया तो मैं आपका उम्र भर एहसान मानूंगा। शहजादी मेहर उसी वक्त मुस्कुराती हुई उठी और जादू की छड़ी हवा में घुमाई, पिंजरे के पास गई, फिर मंत्र पढ़ पढ़कर बारी बारी हर जानवर को छड़ी लगाती हुई चली गई। जिस जानवर के छड़ी लगती वह इंसान बन जाता। इस तरह सारे जानवर इंसान बन गए। फिर हुमायूं ने शहजादी से कहकर सबको आजाद करा दिया। जब तमाम लोग चले गए तो शहजादी ने कहा, अब आप ब्याह करने के लिए तैयार हो जाइए। मिर्जा अंगूरी बोले, मैं चाहता हूं कि जादू की इस छड़ी को हमेशा के लिए जाया कर दिया जाए। शहजादी ने कहा, मैं इसे जमीन में दबाई देती हूं। हुमायूं बोला, जी नहीं, आप यह छड़ी मिर्जा अंगूरी को दे दें। ये इस छड़ी को पत्थर से बांधकर दरिया में डुबो देंगे, फिर ये किसी के हाथ न लग सकेगी। शहजादी ने जादू की छड़ी मिर्जा अंगूरी के हवाले कर दी और कहने लगी, अब आपको क्या इनकार है? हुमायूं ने कहा, अगर मैंने आपसे ब्याह कर लिया तो बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, मैं ब्याह नहीं करूंगा। एक कनीज ने कहा, गुस्ताखी और बेअदबी की माफी चाहते हुए यह अर्ज करती हूं कि आप चंद रोज यहां मेहमान रहकर गौर फरमा लें। शहजादी ने गले से एक हार उतार कर कनीज को इनाम दिया और दोनों से कहा, आप शाही मेहमान खाने में क्याम फरमाए। हुमायूं बोला, जी नहीं, हम आपको साथ लेकर फौरन वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि बादशाह सलामत इंतजार कर रहे होंगे। मगर शहजादी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें मजबूर होकर मेहमान ठहरना पड़ा। इधर बादशाह अलमास ने जब देखा कि 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी हुमायूं और मिर्जा अंगूरी वापस नहीं आए, तो वह अपनी फौज लेकर रियासत मेहराबाद की जानिब रवाना हुआ और तीसरे रोज रियासत के दरवाजे पर पहुंच गया। शहजादी को जब मालूम हुआ कि उसकी रियासत पर हमला करने के लिए दुश्मन दरवाजे पर पहुंच गया है,
तो उसने अपनी फौज को मुकाबले के लिए रवाना कर दिया। दोनों फौजों में जंग शुरू हो गई। हुमायूं को जैसे ही मालूम हुआ कि जंग हो रही है तो वह दौड़ता हुआ किले के बुर्ज में गया और देखा कि दुश्मन कौन है। लेकिन अलमास को देखते ही उसने शहजादी से कहा, इस जंग को रोक दो, चूंकि मैं बादशाह को समझाना चाहता हूं। शहजादी ने हुमायूं को साथ लेकर सफेद झंडा बुलंद किया। उसे देखकर दोनों तरफ के सिपाहियों ने हाथ रोक लिए। फिर हुमायूं नीचे उतरकर बादशाह के पास गया और कहने लगा, जहां अपना मैंने शहजादी के 5 सवाल हल कर दिए हैं, लेकिन वह कहती है कि जिसने मेरे सवाल हल किए हैं वही मुझसे शादी कर सकता है, दूसरे किसी आदमी को हक नहीं है। अलमास ने आंखें निकालते हुए कहा, नमक हराम, दगाबाज, मक्कारी। शहजादी को देखकर नीयत बदल गई। हुमायूं बोला, नहीं जहां पनाह, यहां की एक एक कनीज इस बात की गवाह है कि मैं शादी करने से इनकार कर चुका हूं और आपके लिए शहजादी से लड़ रहा हूं। मिर्जा अंगूरी भी भागते हुए वहां पहुंचे और हुमायूं की तरफ से बोलने लगे, लेकिन अलमास ने उन दोनों में से किसी की बात पर यकीन नहीं किया और कहने लगा, मेरे साथ वापस चलो, मैं जंग करके इस रियासत को तबाह कर दूंगा और शहजादी का गुरूर खाक में मिलाकर उसे अपनी गुलामी में ले लूंगा। यह कहकर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने हुमायूं को गिरफ्तार कर लिया। फिर अलमास अपनी फौज के साथ वापस चला आया। शहजादी मेहरुन्निसा यह हाल देखकर उदास हो गई, चूंकि हुमायूं से उसका ब्याह ना हो सका और जादू की छड़ी भी हाथ से जाती रही। वह बहुत देर तक बैठी, कुछ सोचती रही। आखिर उसने 2 कनीज को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम भेष बदलकर अलमास के महल में जाओ और हुमायूं की खबर लेकर बहुत जल्द वापस चली आओ। अगर हुमायूं का यहां आने का इरादा ना हो तो किसी तरह जादू की छड़ी हासिल कर लेना। कनीज आदाब बजा लाकर रवाना हो गई और रास्ते की मुसीबतें बर्दाश्त करती हुई अलमास के शहर में जा पहुंची। दोनों ने ग्वालिन का भेष बदल लिया और मटकों में दही लेकर शाही महल की तरफ चल दी। महल के सदर दरवाजे पर खड़े हुए दरबान ने उन्हें नहीं रोका और वह सीधी महल में चली गई। कनीज ने बातें बनाकर यह मालूम कर लिया कि बादशाह अलमास ने हुमायूं को गुलामों के कपड़े पहनवाकर जंगल में छोड़ दिया है और मिर्जा अंगूरी को शहर बदर कर दिया है। कनीज राज मालूम करने के बाद वापस मेहराबाद चली गई और उन्होंने सारा हाल शहजादी मेहरुन्निसा को कह सुनाया। शहजादी बहुत परेशान हुई और वह सोचने लगी, हुमायूं जैसे होशियार और अक्लमंद नौजवान ही की मुझे तलाश थी। ऐसे आदमी के साथ जिंदगी के दिन बहुत अच्छी तरह बसर होते हैं, लेकिन बादशाह अलमास जैसे के साथ एक दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है। फिर उसे ख्याल आया कि जादू की छड़ी छिन जाने के बाद मेरी ताकत बहुत ज्यादा कम हो गई है। काश यह छड़ी मेरे पास ही रहती। अब अगर अलमास ने मेरी रियासत पर हमला कर दिया तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगी और वह मुझे जबरदस्ती यहां से ले जाएगा और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे ब्याह रचा बैठेगा। इस ख्याल के आते ही वो कांप उठी और दिल ही दिल में कहने लगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं आज ही रवाना होती हूं और जंगलों, बयाबानों और सराओं में उसे तलाश करती हूं। मिर्जा अंगूरी को शहर बदर कर दिया गया था। वह बेचारे दूसरे शहरों में मारे मारे फिर रहे थे। जेब खाली थी, अफीम के लिए पास फूटी कोड़ी भी ना थी। कोई काम भी नहीं जानते थे जो 2-4 पैसे कमा लेते। आखिर उन्होंने सोचा कि बाजारों में मजमा लगाकर जादू की छड़ी से लोगों को इंसान से जानवर और जानवर से इंसान बनाने का कमाल दिखाया करूं। इस तरह सुबह से शाम तक कुछ कमा लिया करूंगा। यह सोचकर उन्होंने एक बड़े बाजार में खड़े होकर मजमा लगाया और लोगों से कहा, भाइयों, मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन फिर भी इंसान को जानवर बना सकता हूं और उस जानवर को दोबारा इंसान के रूप में वापस ला सकता हूं। अगर यकीन ना हो तो कोई साहब मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं। मजमे में से एक शख्स आगे आया और कहने लगा, अगर आपने मुझे ऊंट बना दिया तो मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। मिर्जा अंगूरी बहुत खुश हुए और उन्होंने छड़ी घुमाकर कहा, ए आदमी, तू ऊंट बन जा। वह आदमी ऊंट बन गया। यह कमाल देखकर मजमे ने जोर जोर से तालियां बजाई। फिर एक बहुत मोटा आदमी आगे आया और कहने लगा, मुझे हाथी बनाकर दिखाओ। मिर्जा जी ने छड़ी घुमाकर उसे हाथी बना दिया। उसी वक्त उधर से बादशाह की सवारी गुजरी। उसने दरियाफ्त किया, यह क्या तमाशा है? लोगों ने कहा, एक शख्स इंसानों को जानवर बना रहा है। यह सुनकर बादशाह को भी तमाशा देखने का शौक हुआ और वह नीचे उतरकर बोला, मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब तक इसने जिन लोगों को जानवर बनाया है वह इसी के आदमी है। लिहाजा मेरे वजीर को शेर बनाकर दिखाओ तो मुझे यकीन आए कि वाकई यह शख्स सच्चा है। मिर्जा जी के लिए यह क्या मुश्किल था। उन्होंने छड़ी घुमाकर वजीर को शेर बना दिया। बादशाह ने फौरन ही गले से मोतियों का एक हार उतारकर उनके हाथ पर रख दिया और कहा, अब इन लोगों को दोबारा इंसान बनाओ। मिर्जा जी ने छड़ी घुमाकर कहा, वापस इंसान बन जाओ, लेकिन ऊंट ऊंट ही रहा, हाथी हाथी और शेर शेर ही रहा। मिर्जा जी ने दोबारा छड़ी घुमाकर कहा, लेकिन कोई असर ना हुआ।
अब तो मिर्जा जी बहुत सटपटाए और बार बार छड़ी घुमा घुमा कर शोर मचाने लगे, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन बेकार कुछ ना हुआ। बादशाह को यह हाल देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने मिर्जा जी की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने मिर्जा अंगूरी को गिरफ्तार कर लिया और जानवरों को रस्सियों से बांध लिया और किले में ले गए। वहां जाकर बादशाह को मालूम हुआ कि जादू की छड़ी असल में मेहराबाद की शहजादी मेहरुन्निसा की है और वही उसका राज जानती है। बादशाह ने उसी वक्त वजीर आजम को रियासत मेहराबाद रवाना कर दिया ताकि वह शहजादी से दरख्वास्त करें कि वह जानवरों को इंसान बना दे। लेकिन जब वजीर आजम रियासत में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि शहजादी रियासत छोड़कर कहीं चली गई है और उसके मुतालिक किसी को इल्म नहीं है। वजीर आजम मायूस होकर वापस रवाना हुआ और जाकर बादशाह से अर्ज की, जहां पनाह शहजादी मेहरुन्निसा लापता है। अब बेहतर यह मालूम होता है यह सारे मुल्क में ऐलान कर दिया जाए कि जादूगर यहां आकर इस छड़ी का राज मालूम करें। और जानवरों को दोबारा इंसान बनाए बादशाह को यह तजवीज पसंद आई और उसने फौरन ही ऐलान कर दिया। घनश्याम जादूगर ऐलान को सुनकर अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और बादशाह के शहर की जानिब रवाना हुआ। चूंकि यह छड़ी उसी की दी हुई थी और अब वह इसी छड़ी को वापस हासिल करना चाहता था, वह दूसरे दिन बादशाह के पास पहुंच गया और छड़ी हाथ में लेकर जानवरों के सामने खड़ा हुआ और उल्टा घुमाकर बोला, वापस इंसान बन जाओ। और वह तीनों इंसान बन गए। मिर्जा जी भी यह तमाशा देख रहे थे। अब वह समझ गए कि उल्टा घुमाने से जानवर इंसान बनता है। बादशाह ने जादूगर से कहा, कहो क्या मांगते हो? जादूगर बोला, आलम पनाह, मुझे यह छड़ी बख्श दीजिए। छड़ी का नाम सुनते ही मिर्जा जी घबरा गए और निहायत फुर्ती से झपटकर जादूगर के हाथ से छड़ी छीन ली और सर पर पांव रखकर दरवाजे की तरफ भागे। सिपाहियों ने उनका पीछा किया लेकिन वो किसी के हाथ ना आए। किले से बाहर निकले तो पहरेदारों ने उनका पीछा किया। यह हाल देखकर मिर्जा जी ने छड़ी घुमाई और चिल्लाकर कहा, जानवर बन जाओ। सारे पहरेदार जानवर बन गए और मिर्जा जी भाग गए। जादूगर घनश्याम भी उनके पीछे पीछे भागा। आखिर दोनों एक जंगल में पहुंच गए। वहां मिर्जा जी ने कहा, अगर तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे गधा बना दूंगा। जादूगर बोला, मुझ पर इसका असर नहीं होगा, अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। मिर्जा जी ने छड़ी घुमाकर कहा, तू गधा बन जा। लेकिन घनश्याम घनश्याम ही रहा और वह गधा ना बन सका। अब तो मिर्जा जी बहुत परेशान हुए और कहने लगे, देख भाई जादूगर, वैसे तो मैं तुझे यह छड़ी नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू मुझे यह बता दे कि वजीर आजम हुमायूं और शहजादी मेहरुन्निसा इस वक्त कहां है, तू मुझे उनके पास पहुंचा दे तो मैं यह छड़ी तेरे हवाले कर दूंगा। जादूगर घनश्याम ने जेब से एक आईना निकाला और कुछ पढ़कर उसमें देखा। थोड़ी देर तक आईना देखने के बाद कुछ पढ़ा और दोबारा आईने में देखा। उसके बाद कहने लगा, सुनो मिर्जा, अंगूरी हुमायूं और शहजादी दोनों एक ही जंगल में भटक रहे हैं और वह जंगल यहां से 260 मील के फासले पर है। अगर वहां चलना है तो मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ। मिर्जा अंगूरी ने छड़ी को अपने सीने से बांधा और जादूगर के साथ घोड़े पर बैठ गए और मशरिक की तरफ रवाना हो गए। 5 दिन का सफर तय करने के बाद छठे रोज वह दोनों जंगल में पहुंच गए और आईने की मदद से उन्होंने शहजादी को तलाश कर लिया। गरीब की भूख और प्यास के मारे बुरी हालत थी। कपड़े फट गए थे, बाल गर्द में अट गए थे। मिर्जा अंगूरी को पहचान कर शहजादी ने कहा, तुम्हारा वजीर कहाँ है? मिर्जा जी बोले, घबराइए नहीं, वह इसी जंगल में है। उन्हें हम तीनों मिलकर तलाश कर लेंगे। हम दोनों इसी गर्ज से यहाँ आए हैं। जादूगर ने आईने की मदद से हुमायूं को भी तलाश कर लिया। उस वक्त उसकी बुरी हालत थी। दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे और जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। उन्हें देखकर शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। मिर्जा अंगूरी बोले, दोस्त यह क्या है? कहने लगा, कुछ ना पूछो, कई बार दरिंदों से बचा हूं। अगर जिंदगी ना होती तो उनके मुंह का निवाला बन गया होता। मिर्जा अंगूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, काश तुम्हारे पास थोड़ी सी अफीम होती और तुम जानवरों को खिला देते, बस वह तुम्हारे गुलाम हो जाते। हुमायूं ने शहजादी से कहा, आप मुझ किस्मत के मारे की तरह इस जंगल में कहां भटक रही हैं? शहजादी ने दबी जुबान में जवाब दिया, आप मुझे छोड़कर चले गए और बादशाह अलमास मेरा दुश्मन हो गया। खुद को उसके हाथ से बचाने और आपको हासिल करने के ख्याल से रियासत को छोड़कर यहां आई हूं। हुमायूं बोला, अलमास ने अगरचे मेरे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन फिर भी मैं अपने कोल से फिरना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे सवाल सिर्फ उसके लिए हल किए थे, इसलिए मैं तुमको उसी के लिए हासिल कर सकता हूं, अपने लिए नहीं। मिर्जा अंगूरी बोले, क्या बात कर रहे हो? हुमायूं ऐसे जजील बादशाह के लिए जिसने तुम्हारी वफादारी का तुम्हें यह इनाम दिया कि गुलामों का लिबास पहनाकर जंगल में छोड़ दिया और हमें शहर बदर कर दिया, अपनी वफादारी दिखा रहे हो, बड़े अफसोस की बात है।
चलो शहजादी का हाथ पकड़ो और मेहराबाद के तख्त पर बैठकर निहायत शान से हुकूमत करो। घनश्याम जादूगर बोला, यह गुलाम भी आपके साथ है। बादशाह अलमास आप लोगों को मामूली सी भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। अगर वह मुकाबले पर आया तो सारी उम्र रोएगा। हुमायूं खामोश था। शहजादी ने जादूगर घनश्याम को पहचानते हुए कहा, आप ही फैसला कीजिए। मेरा ऐलान यह था कि जो मेरे 5 सवाल हल करेगा मैं उससे शादी करूंगी। इन्होंने सवाल हल कर दिए, लेकिन कहते हैं कि मैंने बादशाह के लिए यह काम किया है और तुम्हें बादशाह के साथ जिंदगी गुजारना होगी। जादूगर बोला, यह बात बिल्कुल गलत है। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर सवाल हल किए हैं, इसलिए तुम ही शहजादी से ब्याह कर सकते हो, बादशाह हरगिज नहीं कर सकता। गर्ज ऐसी ही बातें करने के बाद सबने हुमायूं को मजबूर कर लिया और वह शहजादी मेहरुन्निसा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर सब खुशी खुशी रियासत मेहराबाद गए। वहां रियाया और शाही मुलाजिम अपनी शहजादी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने घर घर चरागा किया और बच्चों में मिठाई तकसीम की। शहजादी ने 1 हफ्ते के बाद हुमायूं से शादी कर ली और दूसरे दिन उसे तख्त पर बिठा दिया। बादशाह अलमास को यह खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने वजीर आजम को बुलाकर रियासत पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। लेकिन उसने कहा, आलम पनाह 2 बातें हैं। एक तो यह कि शहजादी की शादी हो चुकी है, दूसरे एक छोटी सी रियासत पर हमला करना आप जैसे बड़े को जेब नहीं देता। बादशाह ने कहा, लेकिन हम उस बदमाश हुमायूं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम फौज का एक दस्ता तैयार करो, हम उसे अपने हमराह रियासत मेहराबाद लेकर जाएंगे। वजीर आजम आदाब बजा लाकर वापस चला गया और फौज के एक मजबूत दस्ते को तैयारी का हुक्म दिया। दूसरे दिन बादशाह फौजी आदमियों के साथ रवाना हुआ और 3 रोज का सफर तय करने के बाद हुमायूं के पास जा पहुंचा। हुमायूं उसे इज्जत के साथ बिठाना चाहता था, लेकिन उसने शहजादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम यहां बैठने के लिए नहीं आए, हमें शहजादी चाहिए। अगर यह नहीं मिल सकती तो हम तुम्हारा सर काट कर ले जाएंगे। घनश्याम जादूगर ने कहा, शहजादी का हाथ आपके हाथ में देने से तो बेहतर यह है कि हम उसे जान से मार दें, लेकिन अगर आप अपनी निस्फ सल्तनत हुमायूं के नाम कर दें तो आपको शहजादी आसानी से मिल जाए। अलमास ने अपने निस्फ सल्तनत देने का वादा कर लिया और दूसरे ही दिन उसने निस्फ हुकूमत हुमायूं के नाम कर दी। निस्फ फौज और निस्फ खजाना भी उसके हवाले कर दिया। फिर घनश्याम ने शहजादी को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अलमास ने रुखसत होने से पहले घनश्याम को बहुत सा इनाम इकराम दिया। अलमास शहजादी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने महल में गया और कहने लगा, हमने तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत अदा करके हासिल किया है। शहजादी बोली, आपने बहुत महंगा सौदा किया है। अलमास ने कहा, वह कैसे? शहजादी बोली, आपने शहजादी के बुत को पसंद किया था, इसलिए निस्फ सल्तनत के बदले में आपने पत्थर की शहजादी ही को हासिल किया है। अलमास घबराकर कहने लगा, क्या कह रही हो तुम? फिर उसने देखा कि जिसे वह शहजादी मेहरुन्निसा समझा था, हकीकत में पत्थर की शहजादी थी, जो जादू के जोर से चल फिर भी रही थी और बोल भी रही थी। असल शहजादी तो हुमायूं के साथ थी। अलमास सर पकड़ कर रह गया, क्योंकि वह अपने निस्फ सल्तनत, निस्फ फौज और निस्फ खजाना देकर अपनी ताकत कम कर चुका था। अब उसमें हुमायूं के मुल्क पर हमला करने की हिम्मत न थी। वह अपनी कम अकली और बिला वजह की जिद पर बहुत पछताया। घनश्याम जादूगर की इस खिदमत से खुश होकर मिर्जा अंगूरी ने जादू की छड़ी उसे इनाम के तौर पर दे दी और हुमायूं ने उसे एक जागीर भी दी। फिर यह सब ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगे और बादशाह अलमास अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता रहा, लेकिन पत्थर की शहजादी को हमेशा महल ही में रखा। प्यारे दोस्तों, यह थी कहानी पत्थर की शहजादी की। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।